हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक दुआ और हमने अपनी पिछली क्लास में पॉलिटी का चैप्टर 2 जो था वो शुरू कर दिया था। आज की हम अपनी क्लास में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने एम लक्ष्मीकांत की बुक से चैप्टर 2 का जो किया था वो था हमारा अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने ये अपना टॉपिक कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। आज हम उसके आगे टॉपिक से पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज से शुरू होता है कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो उसके अंदर कमेटीज़ बनाई जाती है बहुत सारी कि भाई जितना भी काम है ना वो सब बांट दिया जाता है। अब सारा काम एक कमेटी तो करेगी नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी तो करेगी नहीं, तो उसके लिए काफ़ी सारी कमेटी बनाई जाती है जो कि अब काम मिलजुल के करेंगे। मेजर कमेटीज़ होती है, कुछ माइनर कमेटी होती है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। तो मेजर कमेटीज़ जो होती हैं उसके हेड होते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। एक यूनियन पावर कमेटी होती है मेजर कमेटी में, उसके हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू। एक हमारी बनाई जाती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके भी हेड होते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई जाती है, उसके हेड होते हैं सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, उसके हेड तो सबको पता ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं। एडवाइजरी कमेटी होती है एक जिसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन होता है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है, ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन होता है। तो उसके जो हमारे हेड होते हैं वो भी हमारे होते हैं सरदार पटेल। तो हमारे मेजर कमेटी के अंदर ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाती है, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की जाती है कि हम अपने लोगों को, इंडिया के लोगों को क्या क्या हक दिए जाने चाहिए, क्या क्या राइट्स दिए जाने चाहिए, उसके ऊपर बात की जाती है। तो अगला जो हमारा है वो बनाई जाती है माइनर कमेटीज़। माइनर कमेटी हमारी होती है एक तरह से कमर्शियल कमेटीज़ के ऊपर काम करती है, मतलब फाइनेंस के ऊपर काम करेगी, स्टाफ कमेटी के ऊपर काम करेगी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल्स कमेटी होती है, क्रीडेंशियल्स कमेटी के हेड होते हैं हमारे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक हमारी बनाई जाती है हाउस कमेटी, उसकी हेड होती है B पट्टाभी सीतारामैया। एक हमारे बनाई जाती है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, उसके हेड होते हैं डॉक्टर KM मुंशी। ऐसी बहुत सारी कमेटीज़ बनाई जाती है हमारी इस माइनर कमेटी के अंदर। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको अपने सामने खोल कर रखें, उसके अंदर एक बार थोड़ा नज़र डालें, उसके अंदर देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगली हमारी बनती है जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाई जाती है? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार करने के लिए। एक बॉडी बनानी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको तैयार करना है, उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। अब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बनती है 29 अगस्त 1947 को ये बनती है, बिठाई जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो होते हैं इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। टोटल मेंबर इसमें 7 होते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए एक जो कि चेयरमैन है, दूसरे हमारे हैं N गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरे हमारे हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे हैं हमारे डॉक्टर KM मुंशी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नाम याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं उनके नाम सारे याद रखना। पाँचवें हैं हमारे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठे हैं हमारे माधवा राव हैं हमारे 6। सातवें हमारे हैं 7th है हमारे TT कृष्णमाचारी। ये सारे याद रखना। ये जब इनकी डेथ हो जाती है जब 1948 में, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं और इनके बदले आता है DP केतन। ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है उसका काम होता है भाई अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी को तैयार करना, जो कि ये अब तैयार करेगी कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी, ठीक है। और जो पीपल होते हैं इंडिया के वो मतलब कि वो उनको डिस्कस कर, उनको बताने में सब कुछ, मतलब कि अपने इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन करने में टोटल 8 महीने लग जाते हैं, इसके सारे अमेंडमेंट्स को प्रपोज करने में और इसके बारे में डिस्कशन करने में। तो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये टोटल जो है हमारे कितने टाइम लेती है? 6 महीने लेती है ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। 6 महीने से थोड़ा कम समय लेती है ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। 141 दिन के आसपास कुछ दिन लेती है। तो अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है एनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एनएक्टमेंट कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम अब पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम वो कैसे बनकर तैयार होता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे उसकी मीटिंग बिठाई जाती है, कैसे कैसे उसको पढ़ा जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे एनएक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो सबसे पहला ड्राफ्ट बनाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश करते हैं। कौन से दिन पेश करते हैं? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को सबसे पहला अपना वो पेश करते हैं ड्राफ्ट बनाकर। तो इसकी पहली रीडिंग होती है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। तो अब इसकी रीडिंग पूरे 5 दिन होती है। 5 दिन इसके बारे में पढ़ा जाता है, सारे के सारे मेंबर्स को इसकी एक कॉपी दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको एक एक कॉपी दे दी जाती है, वो सब पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में। अब अगली रीडिंग हमारी होएगी वो होएगी हमारी 15 नवंबर 1948 को।
अब हमारी सेकंड रीडिंग होती है 1948 में 15 नवंबर को। तो इस मीटिंग में क्या होता है, इस मीटिंग में सबसे मेन काम होएगा, इस मीटिंग में क्या कहते हैं, डिस्कशन होंगे बहुत सारे कि कौन सा जो हमारा अमेंडमेंट्स है वो ठीक है, कौन से अमेंडमेंट्स के ऊपर बहस की जाएगी, वो बहुत सारी अमेंडमेंट्स के ऊपर अब बहस होती है। अब इसमें से कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं जो प्रपोज हो जाते हैं, कुछ मान लिए जाते हैं, मतलब तो 7653 अमेंडमेंट्स है, 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाते हैं, मान लिए जाते हैं, और 2473 अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर तगड़ी वाली बहस चलती है, डिबेट चलती है। अब जो हमारी थर्ड रीडिंग हमारी बैठती है 14 नवंबर 1949 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस मीटिंग में ये कहते हैं कि अब सबने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया है, तो फिर अब इसको हमें प्रपोज कर देना चाहिए, मतलब अब इसको हमें एनफोर्स कर देना चाहिए, हमें इसको ले आना चाहिए, अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर देना चाहिए। तो अब क्या होगा भाई, सबके सब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जितने मेंबर होते हैं वो सब मान जाते हैं उस दिन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है जिस दिन साइन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दिन होता है 26 नवंबर 1949 का। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, और जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है उस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 284 मेंबर्स होते हैं प्रेजेंट, जबकि 299 मेंबर्स की असेंबली बनती है, पर उस दिन प्रेजेंट होते हैं 284 मेंबर्स। और हाँ, एक भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर हमारा तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, एक हमारा प्रिएम्बल होता है, 395 आर्टिकल्स होते हैं, और 8 शेड्यूल बनते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक हमारे अमेंडमेंट के ऊपर जब बहस चल रही होती है, डिबेट चल रही होती है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो होते हैं उस समय हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं, तो वो हर एक अमेंडमेंट को अच्छे से डिटेल में बताते हैं, सब कुछ अच्छे से बताते हैं, हर डिबेट को अच्छे से करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से वो हर एक हमारे लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं हमारे, वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। किसके लीडर थे? शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड क्लासेस के लीडर थे, और उनको एक नाम से और जाना जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, जिन जिन नाम से उन्हें जाना जाता है, नाम जरूर याद रखना। और उनको एक नाम से और जाना जाता है जो कि बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, वो नाम है मॉडर्न मन्नू। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू किया जाता है, कैसे एनफोर्स किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर। तो देखो भाई, कुछ हमारे आर्टिकल्स है वो तो हमारे 26 नवंबर 1939 से ही लागू कर दिए जाते हैं, 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 5 हो गया, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, 379, 380, 388, 391 एंड 392 एंड 393। तो भाई देखो, इन आर्टिकल्स को हम आगे वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम बस थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमारे जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए जाते हैं। बाकी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू होता है, हमारे प्रशासन लागू होता है, हमारे कानून लागू होते हैं 26 जनवरी 1950 से। तो भाई ये 26 जनवरी की डेट ही क्यों चुनी गई, पहले क्यों नहीं कर दिया गया, जिस दिन हमारे 26 नवंबर को ही क्यों नहीं कर दिया गया, 26 जनवरी को चुनी गई। तो भाई मैं बताता हूँ आपको, 26 जनवरी जो इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी एक ऐसा दिन था 1930 का, जिस दिन पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट हुआ था, पूर्ण स्वराज। तो ये पूर्ण स्वराज क्या है? पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंस डे जो था हमारा 1930 में 26 जनवरी के दिन सेलिब्रेट हुआ था। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, पर इनकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस हुई नहीं थी। तो अब देखो, जब हमारे ये ब्रिटिश लोग हमारे देश से जा रहे थे, तो ये हमारे जब गए थे तो हमें इंडिपेंडेंस मिलती 15 अगस्त 1947 को। पर अब हम इसका वेट थोड़ी करते कि जैसे जनवरी आए, 26 जनवरी आए जब हमें इंडिपेंडेंस मिले। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इस डेट को इन्होंने सोचा चलो अब हम इस डेट पे अपना हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेंगे, एनफोर्स करेंगे। तो इस वजह से ये डेट चुनी जाती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एक्सपर्ट्स कमेटी। एक्सपर्ट्स कमेटी जो है कांग्रेस की, उसके अंदर क्या होता है, एक्सपर्ट्स कमेटी जो होती है कांग्रेस की, वो ये डिसाइड करती है कि भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाने के लिए काम को बांटा जाएगा, हर एक टॉपिक के लिए काम को बांटा जाता है।
तो फिर जो मैं आपको बताया था कि कमेटीज़ कौन कौन सी कमेटीज़ बनती है, मेजर कमेटीज़, माइनर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी जो होती है उन्हीं उन्हीं चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रही होती है। और उसी वही काम होता है एक्सपर्ट कमेटी का कि भाई ये छोटी छोटी कमेटीज़ बनाएंगी, सब कमेटीज़ बनाएंगी और उसके अंदर काम को बांट देंगी। तो एक्सपर्ट कमेटी कांग्रेस की ये होती है। टोटल इसके अंदर हमारे कितने मेंबर होते हैं? टोटल हमारे इसके अंदर होते हैं मतलब कि 8 मेंबर्स की कमेटी होती है। जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। असफ़ अली जो हमारे दूसरे मेंबर होते हैं। के एम मुंशी हमारे तीसरे मेंबर होते हैं। गोपाल स्वामी अय्यर हमारे होते हैं एक के टी शाह होते हैं, डॉक्टर गडगिल होते हैं, एक हुमायूं कबीर होते हैं और एक होते हैं हमारे के संथानम। ये सब हमारे इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो जो हमारी कमेटी होती है एक्सपर्ट कमेटी, इसकी 2 जगह ये बैठी जाती है, 2 जगह इसकी सिटिंग्स होती हैं, 2 जगह ये मीटिंग होती है इनकी एक्सपर्ट कमेटी की। एक होती है हमारी सबसे पहली मीटिंग होती है हमारी न्यू दिल्ली में जुलाई 20 से 22 तक 1946 में। जुलाई 20 से 22 जुलाई तक 1946 में इसकी पहली मीटिंग होती है न्यू दिल्ली में। और सेकंड मीटिंग होती है बॉम्बे में जो कि होती है 15 अगस्त से 17 अगस्त 1946 में। ये डेट याद रखना कि एक्सपर्ट कमेटी हमारे कौन सी डेट को होती है और कौन से दिन बिठाई जाती है, दोनों ये डेट याद रखना और इसके मेंबर्स याद रखना, कौन कौन से मेंबर इसके मेन जो मैंने आपको बताया 8 वो याद रखना बस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा इसके अंदर ये है कि भाई जो एक्सपर्ट कमेटी है ना वो ये कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही है वो हमारी मिनी पार्लियामेंट की तरह बाद में काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, तो ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम खत्म, रोल खत्म, वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह, एक पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। तो इसमें ये बताया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो सब हम पढ़ेंगे अब की बारी। तो क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? पहला क्रिटिसिज्म ये कहा जाता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, मतलब कि वो इलेक्ट होके नहीं आई हुई, उसमें सारे के सारे मतलब कि बिना इलेक्ट हुए मेंबर है। हमारे इंडिया के लोगों ने उसको इलेक्ट नहीं किया, इलेक्शन के थ्रू नहीं आई है, यूनिवर्सल अडर फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं आई है। दूसरी चीज़ ये कही जाती है कि भाई जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो सोवरन बॉडी नहीं है। सोवरन बॉडी मतलब कि ये कहते हैं कि मतलब पूरी की पूरी ऐसी नहीं है कि ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था इसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कुछ राय नहीं थी, क्योंकि ये आइडिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, जो कि मेरे ख्याल से ये वाला क्रिटिसिज्म गलत माना जाएगा। क्योंकि देखो भाई ब्रिटिशर ने तो अपना आइडिया दिया पर उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं था हमारे ब्रिटिशर्स का, जो भी हमारे लॉस बने वो हमारे इंडियंस ने खुद ही बनाए हैं। और जो नोट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ये बात सही है। तीसरी चीज़ ये है, ये कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये कहते हैं भाई हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो भाई देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हमारे पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। ये तो नहीं है भाई कि आज हमने शुरू किया कल बन के तैयार हो जाएगा, एक दिन के अंदर ही हमने पूरे देश के सारे कानून निकाल दिए, सब कुछ हमने सोच लिया कि प्रशासन किया जाएगा, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगता ही है। चौथी चीज़ हमारी इसमें कही गई कि सब सारे के सारे कांग्रेस के लोग हैं इसके अंदर, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है और कोई पार्टी इसमें है नहीं, मतलब कि। तो भाई एक बात बताओ, आज़ादी के टाइम पे हमारी मेन की कौन कौन सी पार्टी थी? एक मुस्लिम लीग चल रही थी, एक कांग्रेस चल रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग तो वो अलग हो गई थी जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हमारी कौन सी पार्टी बची? कांग्रेस बची। तो कांग्रेस के ऊपर इतना फेथ है जब लोगों का, कांग्रेस के ऊपर इतना फेथ था उस समय, तो हमारी कौन सी पार्टी बनाएगी? तो कौन बनाएगा हमारे लॉस, कौन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? मुस्लिम लीग को बुलाएंगे पाकिस्तान से? नहीं ना। तो इसलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बनाएगी, उसकी वही डोमिनेशन है तो है। अब क्या, अब जब हमारी उसके अलावा कोई और पार्टी है ही नहीं सही सी उस समय, तो अब कौन बनाएगा? तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेशन था, ये सही बात है। पांचवी चीज़ इसमें कही गई भाई लॉयर और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन है, आम आदमी इसमें है ही नहीं। ये बात एकदम सही है कि इसमें आम आदमी जो थे, इंडियंस के जो आम आदमी थे वो नहीं थे, सारे के सारे लॉयर और पॉलिटिशियन थे। और वो क्यों नहीं होंगे, एक बात बताओ, जब हमारे लॉस बन रहे हैं तो लॉयर और पॉलिटिशियंस ही तो होंगे। ये थोड़ी होगा किसी भी आम आदमी को बिठा दिया जाएगा, कम से कम एजुकेटेड लोगों को बिठाया जाएगा ना हमारी कमेटीज़ में। तो इसलिए इसके अंदर लॉयर एंड पॉलिटिशियंस थे। एक हमारी ये कही जाती है डोमिनेटेड बाय हिंदूज ही इस पार्टी में होते हैं, मतलब सारे के सारे हिंदूज होते हैं। तो ये कहते हैं भाई हमारे सारे के सारे हिंदूज ही क्यों हैं पार्टी के अंदर? एक बात बताओ, हिंदू भी होते हैं इसके अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी होते हैं इसमें, भाई काफ़ी सारे लोग होते हैं। ये तो नहीं क्या कह सकते सिर्फ हिंदू हैं हमारे, हिंदू के अलावा और भी हमारे होते हैं लोग, ऐसी बात तो नहीं है कि भाई सिर्फ हिंदू हैं। ये पार्टी डोमिनेटेड होती है, पर हिंदूज
अगर हमारा हिंदुस्तान है तो इंडियंस लोग ही तो होंगे उसके अंदर, ये थोड़ी होगा तो ब्रिटिशर्स को हमने बैठा दिया पार्टी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। भाई अगर हिंदुओं का है तो हिंदूज़ के अंदर, भाई हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी तरह की कम्युनिटीज़ है हमारी, तो ये नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ की ही डोमिनेशन थी। पर हाँ डोमिनेशन थी, हिंदूज़ ज़्यादा थे, हमारे मेजोरिटी में थे, पर दूसरे लोग भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और ये बात कौन कहता है हिंदूज़ की डोमिनेशन थी, ये बात हमारे कहते हैं लॉर्ड विस्काउंट साइमन जो होते हैं, कहते हैं ये एक हिंदूज़ की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, हिंदूज़ की बॉडी है। और विंस्टन चर्चिल कहते हैं हमारे कि जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये वन मेजर कम्युनिटी की रिप्रेजेंट की गई है, वन मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मेजर कम्युनिटी जो है इंडिया की वही लोग हैं, इसके अंदर हिंदूज़ हैं। हाँ ये बात सही है। अब हमारा जो अगला आता है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे हैं कि भाई जो भी मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिंबल क्या था और इसके हेड कौन थे, ये सब है। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है उसका सिंबल क्या होता है, एलिफेंट का सिंबल होता है, एक एलिफेंट सील होती है, उसका सिंबल ये लेते हैं। दूसरी चीज़ में कही जाती है जो सर बी एन राव होते हैं, सर बी एन राव, वो अपॉइंट किए जाते हैं एक एडवाइज़र की तरह। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र होते हैं सर बी एन राव। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये लिखी गई है कि भाई जो HVR अय्यर होते हैं हमारे, वो होते हैं सेक्रेटरी होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी होते हैं। चौथी बात इसमें ये कही गई जो SN मुखर्जी होती हैं वो चीफ ड्राफ्टमैन होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटी के। पांचवी बात इसमें ये कही गई जो प्रेम बिहारी नारायण रजाड़ा होते हैं वो इसकी कैलीग्राफी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी राइटिंग जो होती है वो ये करते हैं, हैंड राइटिंग जो होती है इटैलिक स्टाइल में वो ये लिखते हैं। छठी बात ये कही गई कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो इसकी ओरिजिनल वर्जन है उसको ब्यूटीफाइड मतलब कि उसको सजाया जाता है अच्छे से, डेकोरेट कुछ आर्टिस्ट के द्वारा किया जाता है। उसमें से कुछ आर्टिस्ट का नाम है शांति निकेतन, नंदलाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा। अगली बात ये कही जाती है कि जो बेहोर राम मनोहर सिन्हा होते हैं वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफाइड करते हैं। और जो इसकी ओरिजिनल कैलीग्राफी है वो हमारी किसने करी थी, प्रेम बिहारी नारायण रजेड़ा ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना नाम। आठवीं बात इसमें ये कही जाती है कि जो कैलीग्राफी होती है हमारे हिंदी वर्जन की, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हिंदी में लिखा जाता है तो उसकी जो कैलीग्राफी करते हैं जो करते हैं वो कौन करता है, वसंत कृष्ण वेदिया करते हैं और डेकोरेट किया जाता है नंदलाल बोस के द्वारा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है कि हमारे इंडिया के लोग तो हिंदी बोलते हैं, सारे के सारे ज़्यादातर हिंदी बोलते थे। इंग्लिश तो हमारे बाहर मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है अब, पर उस समय तो इंग्लिश इतने लोग नहीं जानते थे। तो इन्होंने सोचा कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। तो हमारे 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के तहत इसके अंदर एक नया आर्टिकल डाला गया 394A, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का 12, जो हमारा लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 22। तो हमारा इसी के तहत हमारा हिंदी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या बातें कही जाती है, एक बात ये कही जाती है कि जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो हिंदी में होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी जानते हैं हमारे इंडिया के, तो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट की जाए। दूसरी बात ये कही गई कि भाई जो ट्रांसलेशन है ना हिंदी के अमेंडमेंट्स का, वो हर एक अमेंडमेंट का ट्रांसलेशन होगा, हर एक अमेंडमेंट का, हर एक लाइन का। ये नहीं है कि भाई कोई कुछ वर्ड हमने इंग्लिश में लिख दिया, हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन होगा हिंदी में, इंग्लिश के में जो लिखा गया वो सब हिंदी में होगा। अब अगली बात ये कही गई हमारी कि हर एक अमेंडमेंट को सेम टू सेम ट्रांसलेट करना है, कुछ भी मतलब हर एक वर्ड को सेम ट्रांसलेट करना है, मीनिंग सेम होना चाहिए, जो इंग्लिश में मीनिंग है वही हिंदी में होना चाहिए। सो गाइस आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत की बुक का हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके पार्ट 1 भी बनाया है, जिसने वीडियो नहीं देखी हो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और मैं अपने चैप्टर 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिसने भी वीडियो नहीं देखी हो, जिसने भी क्लास 1 और सेकेंड और थर्ड क्लास अटैम्प्ट ना किए वो जाके ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। और हम अपनी अगली क्लास में अब चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, अपना 3rd चैप्टर को शुरू करेंगे। कंप्लीट तो नहीं कह सकता, पर हाँ शुरू करेंगे, जितना हो सकेगा हम उसको कवर करेंगे। हम अपना 3rd चैप्टर अब हम अगली क्लास में शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।